तो चलिए आज बात करते हैं राशि चक्र के एक ऐसे चिन्ह की जिसे शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। जी हाँ, मिथुन यानी जेमिनी। आज हम इसी के पीछे के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। मिथुन का प्रतीक है आय, और इसे देखते ही आम तौर पर लोगों के दिमाग में क्या आता है? दोहरापन, दोहरे चेहरे वाला और अस्थिर। लेकिन क्या सच में बस इतनी सी है इसकी कहानी? चलिए आज इन सारी धारणाओं को थोड़ा चुनौती देते हैं। पर एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये दोहरापन कोई कमजोरी ना हो, बल्कि एक ऐसी अनोखी शक्ति का स्रोत हो? यही तो वो रोमांचक सवाल है जिसकी गहराई में हम आज उतरेंगे। देखिए, ये उद्धरण हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि ज्योतिष जैसी भाषाएं असल में एक जरिया है अपने जीवन के जटिल अनुभवों को समझने का। ये सिर्फ भविष्य बताने के बारे में नहीं है, बल्कि इंसान के स्वभाव को, उसकी गहराइयों को समझने का एक शक्तिशाली उपकरण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस विश्लेषण के पहले हिस्से में हम सीधे मिथुन के प्रतीकवादी की जड़ तक जाएंगे, इसके दोहरेपन के चिन्ह को और इसके पीछे की स्वर्गीय जुड़वा की कहानी को समझेंगे। मिथुन का ये जो प्रतीक है आई, ये बस दो रेखाएं नहीं हैं। इसका मतलब बहुत गहरा है। ये हमारे पूरे अस्तित्व की दोहरी प्रकृति को दिखाता है। शारीरिक स्तर पर देखें तो ये हमारे शरीर के उन हिस्सों को दर्शाता है जो जोड़े में होते हैं, जैसे हाथ, बाहें, फेफड़े। और आगे बढ़ें आध्यात्मिक स्तर पर तो ये हमारी आत्मा और हमारी पर्सनैलिटी के बीच हमेशा चलने वाली कश्मकश का प्रतीक है। अब आगे बढ़ते हैं और उन ग्रहों के रहस्यों को खोलते हैं जो मिथुन के अंदर के इस संघर्ष और सामंजस्य दोनों को बनाते हैं। यहां होता है मन और आत्मा का एक अनोखा मिलन। यहां एक बहुत ही दिलचस्प द्वंद्व है। देखिए, मिथुन का जो बाहरी शासक है वो है बुध यानी मर्क्यूरी। ये हमारे विश्लेषणात्मक मन का प्रतीक है, वो हिस्सा जो चीजों को आपस में तोड़कर अलग अलग करके समझने की कोशिश करता है। लेकिन इसका आंतरिक शासक है शुक्र यानी वीनस, और ये हमारी आत्मा को दर्शाता है जो जोड़ना चाहती है, एक करना चाहती है। और बस यही है वो संघर्ष के माध्यम से सद्भाव जिसके लिए मिथुन को जाना जाता है। तो अब कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे मिथुन की इन क्लासिक विशेषताओं को एक सकारात्मक नजरिए से देखा जा सकता है और कैसे इन्हीं गुणों को उनकी असली महाशक्तियों में बदला जा सकता है। तो पेश है महाशक्ति नंबर 1, जो मिथुन को बाकियों से बिल्कुल अलग करती है। ये लोग होते हैं कुशल संचारक। इनका शासक बुध ग्रह है ना, इसलिए इनमें मनाने की, सिखाने की और अपनी बात को बिल्कुल साफ साफ रखने की एक गजब की, लगभग जादुई काबिलियत होती है। और यही शक्तिशाली संचार कौशल इन्हें गहरे संबंध बनाने और प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने में मदद करता है। और अब बढ़ते हैं इनकी दूसरी कमाल की महाशक्ति की तरफ, तीव्र पुनर्रचना। जरा सोचिए, जब योजनाएं अचानक बदल जाती हैं तो ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं, है ना? पर मिथुन नहीं, वे ऐसी बाधाओं को एक दिलचस्प पहेली की तरह देखते हैं जिसे सुलझाना है। वे नई जानकारी के हिसाब से बहुत तेजी से खुद को ढाल लेते हैं। ये उनकी कमाल की बौद्धिक चपलता दिखाता है। और इस खंड की आखिरी, लेकिन किसी से भी कम नहीं, तीसरी महाशक्ति है गिरगिट जैसी अनुकूलनशीलता। मतलब किसी भी माहौल का मिजाज तुरंत भाप लेना, सामने वाले इंसान के चरित्र को समझ लेना और किसी भी सामाजिक दायरे में आराम से घुल मिल जाना। ये जो इनकी सामाजिक बुद्धिमत्ता है ना, गजब की है। तो इस पूरी गतिशीलता को हम एक स्पष्ट कार्रवाई योग्य रणनीति में बदल सकते हैं। महाशक्ति क्या है? तेजी से सीखना और पुनर्रचना करना। लेकिन ध्यान किस बात का रखना है? ध्यान के बिखरने का। और इसका समाधान क्या है? कोई भी कार्रवाई करने से पहले थोड़ा समय लेकर गहरे सवालों पर सोचना, एक समय सीमा तय करना। अच्छा, अब बात करते हैं मिथुन ऊर्जा की चुनौतियों की। और इसके लिए मेरे ब्राउज़र में 47 टैब खुले हैं वाला रूपक बिल्कुल सटीक बैठता है। यकीनन काफ़ी लोग इससे संबंधित महसूस कर सकते हैं। तो इस उच्च ऊर्जा वाली प्रकृति के फायदे क्या क्या हैं? पहला, ये जानकारी को बहुत जल्दी संश्लेषित कर लेते हैं। दूसरा, इनके संदेश बहुत प्रेरक होते हैं। तीसरा, इनका स्वभाव ही विस्तारवादी होता है। और चौथा, ये लगातार नए नए अवसर बनाते रहते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसके विपक्ष में क्या है? खंडित ध्यान, मतलब ध्यान का भटकना, निर्णय लेने में थकान, कभी कभी चीजों को बस ऊपर ऊपर से देखना, घबराहट और अपनी ऊर्जा को इधर उधर बिखेर देने का जोखिम। यहां इनकी दोहरी प्रकृति बिल्कुल साफ दिखती है। तो सवाल ये है कि इस शक्तिशाली ऊर्जा को दिशा कैसे दी जाए?
यहाँ 4 व्यावहारिक आदतें हैं जो कोई भी अपना सकता है। नंबर 1, एक जवाबदेही साथी ढूंढना जो ध्यान केंद्रित रखने में मदद करे। नंबर 2, थोड़ा समय निकालकर अनप्लग करना, डिजिटल और मानसिक दोनों तरह से। नंबर 3, अपनी जिज्ञासा को आगे बढ़ाने के लिए हर हफ्ते एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करना। और नंबर 4, हर चीज को हाँ नहीं कहना बल्कि सोच समझकर जिम्मेदारियां लेना। और अब हम आते हैं समाधान पर कि कैसे मिथुन अपनी इस दोहरी प्रकृति को एक साथ लाकर सच्चा सद्भाव पा सकता है। ये है कंडक्टर की सिम्फनी और उस बीच के रास्ते की खोज। मशहूर कंडक्टर लियोपोल्ड स्ट्राविंस्की का ये रूपक एकदम आसानी से समझा देता है कि एक एकीकृत मिथुन कैसा होता है। असली सफलता इस बात में है कि अपनी पर्सनालिटी के हर अलग अलग वाद्यंत्र को बजाया जाए, लेकिन फिर भी अपनी व्यक्तिगत सिम्फनी का कंडक्टर खुद ही बना रहा जाए। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि असली लक्ष्य किसी एक पक्ष को चुनना नहीं है। असली लक्ष्य है दोनों को मिलाना, अपने विश्लेषणात्मक मन यानी बुध को और अपनी एकीकृत करने वाली आत्मा यानी शुक्र को, दोनों को जोड़कर एक समग्र अभिव्यक्ति हासिल करना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मिथुन का यह दोहरापन कोई कमी, कोई दोष नहीं है, बल्कि यही तो वो रास्ता है जो उन्हें आखिर में प्रेम और ज्ञान तक ले जाता है। वो जो हमने शुरू में कहा था, संघर्ष के माध्यम से सद्भाव, वही चीज उन्हें उनकी उच्चतम क्षमता तक पहुंचाती है। तो हम आपको इस एक बहुत ही गहरे और सार्वभौमिक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। कोई भी इंसान अपनी व्यक्तिगत सिम्फनी का कंडक्टर कैसे बन सकता है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिथुन राशि का सबक हम सभी के लिए जरूरी बना देता है, चाहे हमारी राशि कुछ भी हो।